नमस्कार साथियों। कक्षा 7 पाठ 11 पौधों में जन्म। चलिए पहले इस पाठ की रीडिंग करेंगे, उसके बाद इस पाठ के प्रश्न और उत्तर भी करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, लाभ उठाएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पौधों में जन्म, जी हाँ, अपने ही जैसी दूसरे जीव की उत्पत्ति करने के लिए एक प्रोसेस जिसे जनन कहते हैं। पौधों में जीव जंतु भी करते हैं और पौधे भी जनन करते हैं। तो उनमें किस तरह जनन होता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जनन की विधियां: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। माता पिता जनक से संतति यानी संतान का जन्म जनन कहलाता है। इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधों में जनन कैसे होता है? पौधों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने पौधे के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों के बारे में पढ़ा। अधिकांश पौधों का शरीर जड़, तना, पत्तियों से बना होता है। ये पौधे कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक अंग ये एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधे में फूल निकलते हैं। ये पौधे के जनन अंग कहलाते हैं। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज बनते हैं, यानी कि फूल जो है पौधे के जनन अंग है, जिनसे अगली पीढ़ी का जन्म होता है। हालांकि कई बार पौधों की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधों का निर्माण होता है। जी हाँ, जनन की विधियां। तो पौधों में पाए जाने वाले जनन की निम्नलिखित दो प्रकार से बांटा जाता है: अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं और इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता। जी हाँ, जैसे पत्ती से पत्ती है, जड़ से जड़ फूटती है, तने से तना, तने से पौधा निकल आता, तो अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। जी, अलैंगिक जनन को समझ लें। क्या आपने कभी गन्ना, आलू, अदरक आदि के खेतों में बोते हुए देखा? इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं। जी, आलू की पीस किए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। जनन की इस विधि में नए पौधे को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार से होता है, देखिए: मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। अब मुकुलन क्या समझे, देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए अलग अलग पुस्तकें या हिंदी मीडियम वाले छात्र ध्यान से समझें। मुकुलन, क्या आप जानते हैं कि पाव, रोटी, ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, ईस्ट एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही घंटे में वृद्धि करके मुकुलन करने लगते हैं। ईस्ट कोशिका से छोटा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। यह ईस्ट होता है और उसे छोड़ दिया जाता तो उसी में से एक कली निकलती है, यानी कि फूलने लगता, उभरने लगता। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृजनक कोशिका से अलग हो जाता और नई ईस्ट कोशिका बन जाता। मुकुलन की यह प्रक्रिया इतनी तेज होती कि नवीन मुकुल अपनी जनन कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। यानी कि इस तरह श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि इतनी तेजी से प्रक्रिया होती है कि इधर से छूट नहीं पाते, इधर आगे बढ़ जाते हैं। अब खंडन क्या होता है? अपने तालाबों, जलाशय में हरे रंग के तंतुओं में गुच्छों तैरते हुए ये शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिसे खंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए पौधे का निर्माण होता है। स्पाइरोगोरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। आपको पाठ 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्यार्थियों को अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो उसको पाठ को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में जरूर आएगा। ये खंडन प्रक्रिया में ये शैवाल, ये आपने देखा होगा काई होती तालाबों में, वही चीज बात हो रही। बीजाणु निर्माण, अब ये कैसे होता? आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफेद रंग के फफूंद को देखा। इनमें छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है, इन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतु के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, जिसे बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों, पानी तथा भोजन से भी जीवित रहते हैं। तो जब बीजाणु हवा के द्वारा नव स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं, जिसे कहते हैं फंगी। शैवाल, मार्स, फर्न आदि जीव बीजाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब वर्धी प्रजनन, नहीं, इसको ध्यान समझिए, कायिक प्रवर्धन। जब पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे को जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ध्यान से समझिए, पौधों में जब बिना फूल के जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का जन्म होता तो वर्धी प्रजनन। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते। शकरकंद, डहेलिया, शतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है
तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आलू, अदरक, गन्ने के पौधे में भी वर्धी प्रजनन तने के द्वारा होता है। अब कोई पूछता है आलू में प्रजनन किस तरह होता है, तो कहेंगे वर्धी प्रजनन। अजूबा की पत्ती में भी वर्धी प्रजनन, देखिए पत्ती से पत्तियां निकल रही हैं, इसलिए इसे अजूबा कहते हैं। इसी तरह आप अन्य पौधे भी देख सकते हैं जिनमें वर्धी प्रजनन होता है। अब ये एक मनी प्लांट का क्रियाकलाप है, जिसे बोतल में डालते हैं, घरों में हम लोग लगाते हैं, वहां भी वर्धी प्रजनन होता है। आलू के टुकड़े को 2-3 टुकड़े काट लिए जाते हैं, उसे मिट्टी, तो उसमें भी छोटी छोटी आंख, उससे पौधे निकलते हैं, ये से भी वर्धी प्रजनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन की बात कर लें। लैंगिक जनन यानी फूल पर ही लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। कि आप जानते हैं पुष्प के 4 प्रमुख भाग, वायदल, उसके बाद दल, उसके बाद पुंकेसर, उसके बाद स्त्री केसर। अधिकांश पौधों में पुंकेसर नर जननांग तथा स्त्री केसर मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जी हाँ, एक ही पुष्प में नर जननांग और स्त्री केसर यानी मादा जननांग पाए जाते हैं। इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता। इसीलिए पपीते के 2 वृक्ष लगाए जाते हैं। मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा आदि। एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, इतने भाग होते हैं एक पुष्प के। ये देखिए बाह्य दल, ये बाह्य दल एक पुष्प होता है, उसके ये बाह्य दल कली की अवस्था में पुष्प के भीतर अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। बाह्य दल, दल, दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं और प्राय ये पत्तियां जो होती हैं इन्हें दल कहते हैं, प्राय रंगीन होते हैं और इनको जो सपोर्ट देते हैं ये बाह्य दल होते हैं। और ये जो दल होते हैं, जैसे गुड़हल में लाल, कनेर में पीला, गुलाब में गुलाबी, चमेली में सफेद आदि। रंगीन होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर परागण के लिए जो ये दल होते हैं, नहीं जिन्हें पत्तियां कहते हैं, आकर्षित करते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्पों में दलों की संख्या अलग अलग होती है, जैसे गुड़हल में 5, सरसों में 4 दल। अब बात करेंगे पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं होती हैं, धागे जैसी, इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, जैसे ये देखिए आप, जिसे पराग कोश कहते हैं। पराग कोश में चूड़ के समान नन्हे नन्हे कण भरे होते हैं, इन्हें पराग कण कहते हैं। देखिए ये पुंकेसर है, ये भाग जो है इसमें पराग कण भरे हुए होते हैं, पराग कोश में चूड़ के समान। ये परिपक्व होने पर पराग कोश से बाहर निकल जाते हैं। ये परागकोश हवा, पानी, कीट पतंगों या जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, यानी ये है वर्तिकाग्र, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब स्त्री केसर की बात करिए, पुष्प का मादा भाग होता तथा मध्य में स्थित होता है। ये देखिए ये होता है, देखिए ये है पुंकेसर, ये परागकोश में भरा हुआ होता है। और ये है स्त्री केसर। ये 3 भाग होते, नीचे का फूला हुआ भाग इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका, और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र। देखिए चित्र बनाकर आप इनको सीखें। प्रत्येक अंडाशय में एक अनेक बीजांड होते हैं, जिसे मादा युग्मक का निर्माण होता है। पुष्प के सभी भाग एक आसन पर टिके होते हैं, जिसे पुष्पासन कहते हैं। देखिए ये अब परागकण, देखिए ये वर्तिकाग्र और ये परागकोश और ये परागकोश इस तरह जाते हैं स्वपराग या पर परागण। अपनी तितलियों तथा मधुमक्खियों को फूलों के आसपास मंडराते जरूर देखा होगा। दरअसल ये मकरंद चूसने के लिए फूलों पर बैठती, तो फूलों के परागकण इनके पैरों पर चिपक जाते। इस प्रकार कीट पतंगे पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं। परागकण तथा परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने को ही परागण कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, पराग कणों तथा परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच, ये क्रिया वायु, जल, जंतुओं द्वारा की जाती है। जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा पौधे के दूसरे पुष्प के वर्त पर पहुंचती क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागण निकलकर उसी जात के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो ये पर परागण कहलाता। अब पाठ छोटा सा थोड़ा सा और रहेगा, उसके बाद हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन कैसे होता है। परागकण वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं के द्वारा नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर पराग नालिका बनाते हैं, जिसमें नर युग्मक होते। पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। इस प्रकार नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक के सहयोग से युग्मन क्रिया होती है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है, जिससे भ्रूण का विकास होता तथा नर तथा मादा युग्मक के युग्मन से इस क्रिया को निषेचन कहते हैं और नया फूल बनता है। निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनता है और अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। कुछ फूल फल गूदेदार तथा रसीले सरस होते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा, अमरूद, नींबू, टमाटर। कुछ शुष्क होते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट। अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों से संचित करते हैं।
विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। बीजों का प्रकीर्णन और पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा एक ही प्रकार के विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन वायु जल जंतुओं द्वारा होता है। यदि कभी आप खेत के झुरमुट के पास होकर गुजरते तो छोटे छोटे बीज कपड़े में चिपक जाते हैं और ये बीज प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार की रचना कांटे नुमा रोम युक्त चिपकने योग्य में रूपांतरित हो जाते हैं। तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जरा सोचिए अगर किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर उग जाएंगे तो क्या होगा। दरअसल एक ही जगह नए पौधों के बीच में स्थान तथा भोजन के लिए संघर्ष होगा, इसलिए दूर दूर चले जाते हैं। संभवतः इन्हीं में से पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होगा। ये देखिए हम चित्र के माध्यम से ये देख रहे हैं, हम चित्रों के माध्यम से बीज पंख प्रकृति फल एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु जल जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल द्विफिल जैसे पंख पौधों में पंख युक्त बीज होते हैं। घासों के हल्के बीज, मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल हवा के द्वारा उड़ आपने उड़ते हुए देखे होंगे। जो उड़ने के लिए उड़ते तभी तो दूसरी जगह पहुंचते हैं। पीपल बरगद जैसे वृक्षों के बीज चिड़ियों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इस तरह आपने देखा होगा दीवारों पर नारियल के फलों के आवरण तंतु में होते हैं, ये जल में तैर कर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह ये आपका पाठ था, इतना हमने सीख लिया। सभी जीव अपनी निरंतरता बना के जनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक तथा लैंगिक। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं होते हैं। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक से मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक परागकणों के अंदर तथा मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। अब चलिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। आपके पास पुस्तक होगी, अगर नहीं है तो आप इस पाठ के ये रहे प्रश्न, और अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। आप इसको कॉपी पर नोट करेंगे और मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।